हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। तो आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चालुक्य राजवंश के बारे में। चालुक्य राजवंश के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका जरा भी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो अब हम देख लेते हैं चालुक्य राजवंश का संक्षिप्त परिचय, इसके बारे में जान लेते हैं। दक्षिण पथ मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। जब मौर्य सम्राटों की शक्ति शिथिल हुई तो भारत में अनेक प्रदेश जो थे वो उनकी अधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्र होने लगे। तो दक्षिणापथ में सातवाहन वंश ने अपने एक अलग राज्य की स्थापना की। कालांतर में इस सातवाहन वंश का बहुत ज्यादा उत्कर्ष हुआ और इसने मगध पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। लेकिन जब शकों के साथ निरंतर संघर्ष के कारण इस राजवंश की शक्ति जो है क्षीण होने लगी, तो दक्षिणापथ में अनेक जो है नए राजवंशों का प्रादुर्भाव हुआ। कौन कौन से हुए? पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। ये कब हुए हैं? 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच। तो जो हमारा चालुक्य वंश है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो 3 भागों में बटा हुआ था। वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य। तो चालुक्य राजवंश एक शक्तिशाली और प्रभावशाली भारतीय राजवंश था जो कौन सी शताब्दी के बीच था? 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में था। उन्होंने एक विशाल राज्य पर शासन किया जिसे दक्षिण भारत में अब किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से जो थे वो शामिल थे उसमें। तो 3 अलग लेकिन संबंधित चालुक्य राजवंश थे। जो चालुक्य वंश जो था हमारा वो 3 भागों में बटा हुआ था। वातापी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य और वेंगी चालुक्य। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं बादामी, यानी कि जो वातापी चालुक्य हैं उनको बादामी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। 6ठी शताब्दी के मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिणापथ पर जिस चालुक्य वंश की शाखा का आधिपत्य रहा है उसको वातापी या बादामी चालुक्य कहा जाता है। अब इसको वातापी या बादामी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका उत्कर्ष स्थल जो है वो बादामी या वातापी जो उस जगह का नाम था, इसलिए उसको बादामी या वातापी चालुक्य कहा जाता है। इन प्रारंभिक चालुक्यों को अक्सर प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्य तथा बादामी के चालुक्य के रूप में जाना जाता है ताकि उन्हें प्रारंभिक पूर्वी चालुक्यों से अलग किया जा सके। जो 624 ईस्वी में विष्णुवर्धन द्वारा पूर्वी दक्कन में बनाई गई एक संपार्श्विक एक शाखा थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? विष्णुवर्धन के द्वारा 624 ईस्वी में। 6ठी शताब्दी के मध्य तक बादामी के चालुक्यों ने दक्कन में प्रमुख शक्ति के रूप में वाक्टकों का स्थान ले लिया था। हालांकि शुरुआत में वे 543 तक कदम्ब राजवंश के अधीन थे, लेकिन किंतु 6ठी शताब्दी के मध्य तक उन्होंने वाक्टकों का स्थान ले लिया था। चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? पुलकेशन प्रथम ने 543 ईस्वी में, और उनके वंशजों को बादामी के चालुक्य नाम से जाना जाता है। चालुक्यों की यह शाखा मुख्य शाखा थी। तो याद रखिएगा, चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? पुलिकेशन प्रथम ने 543 ईस्वी में। वातापी 540 ईस्वी से 757 ईस्वी तक कर्नाटक में वातापी बादामी चालुक्यों की शाही राजधानी थी। जो वातापी जगह जो थी वो इनकी राजधानी थी। उन्होंने समकालीन कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक शासन किया। उनका शासन बांगलकोट के इतिहास में एक मील का पत्थर था। वे पुलकेशन द्वितीय के शासनकाल में फले फूले, मतलब जो इनका राज्य जो है वो पुलकेशन द्वितीय के शासनकाल में खूब फला फूला। विक्रमादित्य द्वितीय के बाद 744 ईस्वी के लगभग कीर्ति वर्मा द्वितीय विशाल चालुक्य साम्राज्य का स्वामी बना, पर वह अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित साम्राज्य को कायम रखने में असमर्थ रहा। तो दंती दुर्ग नामक जो राष्ट्रकूट नेता था उसने उसे परास्त करके महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी। जो दंती दुर्ग था उसने फिर राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी। अब आता है इनकी प्रशासन व्यवस्था क्या थी। चालुक्य राजवंश एक सामंती राजतंत्र था जिसमें राजा सामाजिक पदानुक्रम में सबसे ऊपर होता था। साम्राज्य को छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था जिन्हें राष्ट्र या नाडु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राष्ट्र या नाडु, जिनमें से प्रत्येक का शासन एक स्थानीय प्रमुख या नाडु मंडलेश्वर द्वारा किया जाता था। चालुक्यों के पास महान समुद्री शक्तियां थी। उनके पास एक सुव्यवस्थित सेना भी थी।
चालुक्य अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे। उनके साम्राज्य में हिंदू, बौद्ध और जैन जैसे विभिन्न धर्मों के लोग शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहते थे। कन्नड़ और तेलुगु साहित्य में महान विकास था। स्थानीय भाषाओं के साथ साथ संस्कृत का भी विकास हुआ। 7वीं शताब्दी के एक शिलालेख में संस्कृत को अभिजात वर्ग की भाषा के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि कन्नड़ जनता की भाषा थी। वहां की जो जनता थी उसकी भाषा कन्नड़ थी, लेकिन संस्कृत को भी उस वंश में देखा गया है। अब आते हैं साहित्य। पुलकेशन द्वितीय जो 634 ईस्वी में हुआ है, उसका जो ऐहोल शिलालेख है, जो उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा संस्कृत भाषा और कन्नड़ लिपि में लिखा गया है, उसको काव्य का एक शास्त्रीय नमूना माना जाता है। अब देखिए इसमें कई प्रश्न बन गए। ऐहोल शिलालेख जो किसने लिखा था? कवि रवि कीर्ति ने। और वो किनके दरबारी कवि थे? पुलकेशन द्वितीय के। और किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा और कन्नड़ लिपि में। तो इसमें से कई प्रश्न बन गए हैं, ये आगे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो याद रखिएगा। पश्चिमी चालुक्य काल के संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक विज्ञानेश्वर हैं, जिन्होंने हिंदू कानून पर एक पुस्तक मिताक्षरा लिखकर प्रसिद्धि हासिल की है। कौन से लेखक? विज्ञानेश्वर। उनकी कौन सी पुस्तक है? मिताक्षरा। राजा सोमेश्वर तृतीय एक प्रसिद्ध विद्वान, जिन्होंने एक विश्वकोश संकलित किया। सभी कलाओं और विज्ञानों को क्या कहा जाता है? मान 16सा। जैसे कभी पूछा जाए मान 16सा क्या है, तो जो कला और विज्ञान थी चालुक्य वंश में, उनको क्या कहा जाता है? मान 16सा। सिक्का निर्माण। बादामी चालुक्यों ने ऐसे सिक्के ढाले जो उत्तरी राज्यों के सिक्कों की तुलना में भिन्न मानक के थे। सिक्कों पर नागरी और कन्नड़ किंवदंतियां अंकित थी। सिक्कों को कन्नड़ में क्या कहा जाता था? हुनु या फिर होन्नु। किसको बोला जाता था? सिक्कों को। और इसमें फना या फैनम और चौथाई फना जो होता था वो कन्नड़ का समकक्ष होना, जिसका शाब्दिक अर्थ है पैसा, ये अंश थे। अब आती है वहां की कला और वास्तुकला। बादामी चालुक्य राजवंश के राजाओं को उमापति वल्लभ कहा जाता था। जो बादामी चालुक्य राजवंश के राजा थे उनको क्या कहा जाता था? उमापति वल्लभ। उन्होंने हिंदू भगवान शिव के लिए कई मंदिरों का निर्माण कराया। चालुक्यों के अधीन मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का एक अच्छा उदाहरण है। उनकी वास्तुकला शैली को चालुक्य वास्तुकला या फिर कर्नाटक द्रविड़ वास्तुकला या दक्कन शैली कहा जाता था। ये नाम आपने सुने भी होंगे। तो ये चालुक्यों की वास्तुकला शैली थी। चालुक्य राजाओं ने अपनी अधिकांश मंदिर निर्माण गतिविधियों को चालुक्य गढ़ के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र आधुनिक कर्नाटक राज्य में, जो कि आधुनिक कर्नाटक राज्य में है, ऐहोल, बादामी, पट्टाडकल और महाकुटा में केंद्रित किया। ऐहोल का दुर्गा मंदिर कर्नाटक राज्य के ऐहोल नामक स्थान पर स्थित है, जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी व 8वीं शताब्दी में हुआ। यह मंदिर मूलतः सूर्य मंदिर था। इस मंदिर में शैव, वैष्णव, शाक्त और वैदिक देवी देवताओं के बड़े बड़े चित्र हैं। ये कहां पर स्थित है? ऐहोल में। बादामी का गुफा मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तरी भाग के बांगलकोट जिले के बादामी ऐतिहासिक नगर में स्थित एक हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक परिसर है। पट्टडकल ये क्या है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ 10 मंदिर है। 4 नागर शैली के हैं, 6 द्रविड़ शैली के हैं। विरूपाक्ष मंदिर और संगमेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में है। पापनाथ मंदिर नागर शैली में है। अब आते हैं प्रमुख वातापी चालुक्य शासक। जो वातापी चालुक्य थे वो प्रमुख शासक कौन कौन से थे? उसके वातापी जो काल था उसके प्रमुख जो शासक हैं वो थे, पहले हैं पुलकेशन प्रथम। इनका शासन काल रहा है 543 ईस्वी से 566 ईस्वी तक। वातापी में अपनी राजधानी के साथ साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने इस वंश की स्थापना भी की। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अब आते हैं कीर्तिवर्मन प्रथम। इनका शासन काल है 566 ईस्वी से 597 ईस्वी। तो ये कौन थे? पुलकेशन प्रथम के पुत्र थे। कोंकण और उत्तरी केरल पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। अब आते हैं मंगलेश। इनका शासन काल है 597 ईस्वी से 609 ईस्वी तक। कीर्तिवर्मन प्रथम के भाई कदम्ब और गंगा पर विजय प्राप्त की इन्होंने। उनके भतीजे और कीर्तिवर्मन के पुत्र पुलकेशन द्वितीय ने उनकी हत्या कर दी थी। अब आते हैं पुलकेशन द्वितीय।
ये जो थे ये चालुक्य राजाओं में सबसे महान थे। दक्कन के अधिकांश हिस्सों में चालुक्य शासन का विस्तार इन्होंने ही किया था। उनके जन्म का जो नाम था वो क्या था? एराया था। उनके बारे में जानकारी 634 के एहोल शिलालेख से प्राप्त होती है। यह काव्य शिलालेख उनके दरबारी कवि, इन्हीं के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, जैसा मैंने अभी बताया था। इन्होंने संस्कृत भाषा में कन्नड़ लिपि का उपयोग करके लिखा है। जुआन जांग ने उसके राज्य का दौरा किया। उन्होंने एक अच्छे और आधिकारिक राजा के रूप में पुलकेशन द्वितीय की प्रशंसा की है। तो ये भी नाम याद रखिएगा। जुआन जांग जो है ये किसके समय में आए थे? पुलकेशन द्वितीय के समय में। ये चालुक्य राजा थे। वह उत्तरी राजा हर्ष को अपने रास्ते में रोकने के लिए प्रसिद्ध हैं, जब वह देश के दक्षिणी हिस्सों को जीतने की कोशिश कर रहा था। जो उत्तरी राजा हर्ष था, जब वो दक्षिणी हिस्सों को जीतने की कोशिश कर रहा था तो पुलकेशन द्वितीय ने उनको रोका। उसने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया, लेकिन महेंद्र वर्मन के पुत्र और उत्तराधिकारी जो थे नरसिंह वर्मन प्रथम ने पल्लवों के साथ कई युद्धों में उसे पराजित किया और मार डाला। अगले 13 वर्षों तक बादामी पल्लवों के नियंत्रण में रहा था। पुलकेशन द्वितीय को एक फारसी मिशन प्राप्त हुआ, जैसा कि अजंता की गुफा की पेंटिंग में दर्शाया गया है। उन्होंने फारस के राजा खुसरू द्वितीय के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे। उनकी मृत्यु ने चालुक्य सत्ता में चूक देखी। अब आते हैं विक्रमादित्य प्रथम। इनकी शासनकाल की समय सीमा है 655 ईस्वी से 680 ईस्वी तक। पुलकेशन द्वितीय का पुत्र, जिसने पल्लवों की राजधानी कांची को लूटा। जैसा कि भी बताया गया, उनकी मृत्यु के बाद 13 वर्षों तक पल्लवों के उसमें रहा था। तो जो विक्रमादित्य प्रथम है, इन्होंने जो पुलकेशन द्वितीय के पुत्र हैं, पल्लवों की राजधानी को कांची को लूटा तथा फिर से अपने उसको राज्य को प्राप्त किया। कीर्ति वर्मन द्वितीय, चंद्रगुप्त, वो जो विक्रमादित्य प्रथम के परपोते थे वो थे कीर्ति वर्मन द्वितीय। इनका समय सीमा है 746 ईस्वी से 753 ईस्वी। चालुक्य शासकों में से अंतिम राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग द्वारा पराजित किए गए। इनको जो राष्ट्रकूट राजा थे दंतीदुर्ग, उन्होंने पराजित किया। पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी। अब आते हैं कल्याणी चालुक्य, जिनको पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। चालुक्यों की मुख्य शाखा का अंतिम महत्वपूर्ण शासक जो कौन था? वो कीर्ति वर्मा द्वितीय था। चालुक्यों की कुछ छोटी छोटी शाखाओं ने भी कुछ दिनों तक शासन किया। ऐसी ही एक कल्याणी के चालुक्यों की थी, जिन्होंने वर्तमान कर्नाटक के क्षेत्र और वर्तमान महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर 10वीं शताब्दी सी से 12वीं शताब्दी सी तक शासन किया था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलब द्वितीय द्वारा की गई थी। जो कल्याणी चालुक्य वंश था उसकी स्थापना किसने की? तैलब द्वितीय ने। इससे पूर्व भी कीर्ति वर्मा द्वितीय, तैलब प्रथम, विक्रमादित्य तृतीय, भीमराज अय्यन प्रथम तथा विक्रमादित्य चतुर्थ के नामों का उल्लेख मिलता है, परंतु ये सभी स्वतंत्र शासक नहीं थे, बल्कि राष्ट्रकूटों के सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे। तो जो मुख्य रूप से इनकी स्थापना की है कल्याणी चालुक्य की, वो तैलब द्वितीय ने की है। तैलब द्वितीय प्रारंभ में राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय के सामंत थे और तैलब द्वितीय ने उन्हें पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। तैलब द्वितीय ने अपनी राजधानी मान्यखेत, आधुनिक नाम जो है क्या है? मालखेड़ा, कर्नाटक में बनाई थी तथा कल्याणी के चालुक्य राजाओं को पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो जो इनके अभिलेख हैं वो कौन कौन से हैं? चिपलून अभिलेख, यह 17 श्रेय का है जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी से प्राप्त हुआ है और इसमें किसी साधु संत को दान देने का उल्लेख किया गया है। फिर आता है नीलगुंड अभिलेख, इस अभिलेख में कल्याणी के चालुक्य वंश का इतिहास मिलता है। अब आता है कौथेम अभिलेख, यह अभिलेख विक्रमादित्य पंचम का है। किसका है? विक्रमादित्य पंचम का, और उनके शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख किया गया है इसमें। अब आता है तेरदार अभिलेख, यह विक्रमादित्य षष्ठ का है और इसमें चालुक्य वंश की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। अब आते हैं इनके साहित्य। तो ये है विक्रमांक देव चरित, इसकी किसने की थी रचना? कवि विल्हड़ ने। तो ये याद रखिएगा, विक्रमांक देव चरित है, इसकी रचना किसने की थी? विल्हड़ ने। ये गदायुद्ध, ये कन्नड़ कवि रन्ना का ग्रंथ है और इसमें क्या है? सत्याश्रय के शासनकाल के बारे में जानकारी दी गई है। और ये मिताक्षरा जो है हमने भी पढ़ा था, ये विज्ञानेश्वर द्वारा रचना की गई है इसकी। मानसोल्लास, इसकी रचना सोमेश्वर तृतीय के द्वारा की गई है।
प्रबंध चिंतामणि, इसकी रचना मेरुतंग के द्वारा की गई है। अब आता है जो प्रमुख कल्याणी चालुक्य शासक थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहले है तैलप द्वितीय, इन्होंने इसकी स्थापना की, इसलिए इनको संस्थापक माना जाता है। और ये इनकी समय सीमा क्या है शासनकाल की, 973 से 997 ईस्वी तक। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी किसको बनाया, मान्यखेत को, जो पहले राष्ट्रकूट वंश की भी राजधानी थी। तैलप द्वितीय ने अश्वमाल की उपाधि धारण की थी, किसकी उपाधि धारण की थी, अश्वमाल की। मेरुतुंग नामक कवि इनके दरबार कवि थे। तैलप द्वितीय के दरबार में प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के रचनाकार मेरुतुंग रहते थे। अब आते हैं सत्याश्रय, इनका शासनकाल था 997 ईस्वी से 597 ईस्वी तक। सत्याश्रय ने अपने पिता तैलप द्वितीय, ये तैलप द्वितीय के पुत्र थे, इनकी मृत्यु के बाद 997 में शासन किया। इसी समय उत्तर भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। इसी समय में जो सत्याश्रय जो है इनके शासनकाल के समय में महमूद गजनवी में आक्रमण किया था। सत्याश्रय ने 1006 ईस्वी में बेंगी पर आक्रमण करके अपनी अधीनता स्वीकार कराई थी। फिर आते हैं विक्रमादित्य षष्ठ, इनकी समय सीमा है 1076 से 1126 ईस्वी तक। विक्रमादित्य षष्ठ कल्याणी के चालुक्यों में सबसे प्रतापी शासक था। इसने 1076 ईस्वी में चालुक्य विक्रम संवत चलाया। इसको याद रखिएगा, चालुक्य विक्रम संवत किसने चलाया, विक्रमादित्य षष्ठ ने 1076 ईस्वी में। विक्रमादित्य षष्ठ और चोल राज्य के मध्य वैवाहिक संबंध होने के कारण इसके राज्य में चालुक्य चोल संघर्ष शांत हो गया था और इनके शासनकाल में मतलब शांति रही थी, शांतिपूर्ण इनका शासनकाल रहा है। इसने कला और साहित्य के उत्थान पर खास ध्यान दिया। विक्रमपुर नामक एक नगर की स्थापना की और वहां पर भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर और झील का निर्माण कराया। मिताक्षरा और विक्रमादेव चरित्रम के लेखक जो विज्ञानेश्वर हैं वो इनके दरबारी कवि थे। अब आते हैं सोमेश्वर तृतीय, इनका शासनकाल है 1126 से 1138 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ये जो है विक्रमादित्य षष्ठ के बेटे थे सोमेश्वर तृतीय, इन्होंने 1126 में शासक बने। इसने भूलोक मल्ल तथा त्रिभुवन मल्ल की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध होयसेलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। विक्रमादित्य षष्ठ की मृत्यु के उपरांत चोलों ने संघर्ष पुनः शुरू कर दिया था और 1133 ईस्वी में गोदावरी नदी के तट पर हुए एक युद्ध में सोमेश्वर तृतीय को बुरी तरह पराजित किया था। फिर आते हैं सोमेश्वर चतुर्थ, इनकी समय सीमा है शासनकाल की 1184 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। 1184 ईस्वी में तैलप तृतीय के पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ ने वापस अपने पिता की गद्दी संभाली और यही कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद इस वंश का समापन हो गया। इसने चालुक्यों की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाने का प्रयास किया और होयसल और कलचुरियों से युद्ध प्रारंभ किया। युद्ध उपरांत कलचुरियों का पूर्णतः उन्मूलन हो गया था। इसी विजय के बाद इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, कलचूर्य कुल निर्मूलता की उपाधि धारण की थी। सोमेश्वर चतुर्थ अपने अथक प्रयासों के बाद भी राज्य में बढ़ रहे विद्रोहों को नहीं दबा पाया और जो निकटवर्ती राज्य थे उन्होंने फिर से स्वयं को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इस वंश का अंत हो गया। अब आते हैं वेंगी चालुक्य। तो वेंगी नाम से जाना जाता है, चालुक्य के नाम से। इनके बारे में ज्यादातर वर्णन नहीं मिला है, थोड़ा बहुत ही दिया हुआ है जो मैं आपको बताती हूँ। प्राचीन समय में चालुक्यों के अनेक राजवंशों ने दक्षिणापथ व गुजरात में शासन किया था। इनमें से अनहिलवाड़, गुजरात वातापी और कल्याणी को राजधानी बनाकर शासन करने वाले चालुक्य वंश थे। इनके अतिरिक्त चालुक्य का एक अन्य वंश भी था जिसकी राजधानी क्या थी, वेंगी, और इसी कारण इसको वेंगी चालुक्य के नाम से जाना जाता था और इतिहास में पूर्वी चालुक्य के नाम से विख्यात है। यानी कि पूर्वी चालुक्य और वेंगी चालुक्य एक ही बात है। इतिहास में वेंगी के पूर्वी चालुक्य वंश का बहुत अधिक महत्व नहीं है क्योंकि उसके राजाओं ने किसी बड़े साम्राज्य के निर्माण में ना तो सफलता प्राप्त की और ना दूर दूर तक विजय यात्राएं की, तो इसलिए ये चालुक्य वंश जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।